नमस्कारम भाई और बहनों। आज की ये कहानी दिल दहला देने वाली है। सोचिए, 9 साल की मासूम ज़िंदगी जिसकी मुस्कान अब सिर्फ तस्वीरों में रह गई। पर सवाल ये है, क्या न्याय सिर्फ कोर्ट में होता है या कभी कभी गोली की आवाज़ में भी इंसाफ की गूंज सुनाई देती है। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हैं डेडली रिएक्शन। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने पूरे कर्नाटक बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मैसूर पैलेस के बाहर हुई दरिंदगी और उसके बाद का एनकाउंटर जस्टिस। 6 अक्टूबर 2025 की शाम मैसूर पैलेस के सामने हलचल थी। त्योहारों का मौसम था, भीड़ भाड़, रोशनी, बच्चों की हंसी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक 9 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ घर लौट रही थी। करीब 7:45 बजे पल भर के लिए वो आगे निकली और फिर गायब हो गई। परिवार ने आधे घंटे तक खुद तलाश की, फिर पुलिस को सूचना दी। रात करीब 8:20 बजे कंट्रोल रूम में पहला कॉल दर्ज हुआ। पुलिस की 3 टीमें बनाई गईं और रात 10 बजे पैलेस रोड के पास लगी झाड़ियों में वो बच्ची मिली, अधमरी हालत में। उसे तुरंत KR हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सुबह 4:15 बजे उसने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट में कहा गया, शरीर पर संघर्ष के निशान थे, यानी उसने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। पूरा शहर सन्न रह गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मैसूर गर्ल ट्रेंड करने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार पर दबाव था कि आरोपी को तुरंत पकड़ा जाए। अगले दिन सुबह CCTV फुटेज से एक संदिग्ध की पहचान हुई। रमेश कुमार, उम्र 32, पेशे से मजदूर, पहले से 2 छोटे अपराधों में आरोपी। पुलिस ने उसे मांड्या जिले के पास ट्रेस किया और एक विशेष STF टीम गठित की। टीम की अगुवाई ASP श्वेता रेड्डी कर रही थी। 48 घंटे तक सर्च चला। खेतों और जंगलों में पुलिस ने तलाशी ली। शुक्रवार की देर रात टीम को एक झोपड़ी में हल्की रोशनी दिखी और वहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन जस्टिस। सुबह 6 बजे पुलिस ने रमेश को घेर लिया। उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने मना कर दिया। बयान के मुताबिक रमेश ने धारदार हथियार से हमला किया, जिससे 2 कांस्टेबल घायल हुए। पुलिस ने चेतावनी दी, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। तभी चली वह गोली जिसने सब खत्म कर दिया। एनकाउंटर का वक्त था 6:15 बजे सुबह। रमेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। SP डॉ रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह सेल्फ डिफेंस एनकाउंटर था। पुलिस ने वही किया जो ज़रूरी था। सुबह तक ये खबर हर जगह थी। लोग जश्न मना रहे थे, कुछ राहत महसूस कर रहे थे। पुलिस को सलाम, दरिंदे का अंत हुआ, अब डर पैदा होगा, ऐसे बैनर सड़कों पर नजर आए। लेकिन हर किसी की राय एक जैसी नहीं थी। कुछ लोगों का कहना था कि आरोपी को कोर्ट में सज़ा मिलनी चाहिए थी, गोली से नहीं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, कानून के तहत कार्रवाई हुई है, पर विपक्ष बोला, सरकार ने जनता के गुस्से को शांत करने के लिए जल्दबाजी की। एनकाउंटर सुनने में एक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे कानूनी प्रक्रिया बेहद सख्त है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 16 गाइडलाइंस जारी की थी। हर एनकाउंटर के बाद मैजिस्टेरियल इंक्वायरी जरूरी है, पुलिस के खिलाफ FAR दर्ज होती है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाती है। NHRC के मुताबिक गोली चलाने से पहले चेतावनी देना ज़रूरी है। मैसूर केस में भी यही प्रक्रिया शुरू की गई है। अगर सब कुछ वैध पाया गया तो ये एनकाउंटर कानूनी कहलाएगा। बच्ची के पिता रघुनाथ नाइक बोले, मेरी बेटी चली गई, लेकिन अब किसी और बेटी के साथ ऐसा न हो। सरकार ने 25 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और परिवार की सुरक्षा की घोषणा की। मगर क्या पैसों से दर्द मिट सकता है? वो माँ आज भी उसी गुड़िया को थामे बैठी है जो बच्ची के बिस्तर पर आखिरी बार रखी गई थी। स्कूलों और कॉलेजों में मौन रखा गया। सैकड़ों लोग पैलेस रोड पर मोमबत्तियां लेकर निकले। पूरा शहर शोक में डूबा था। भारत में हर साल लगभग 35,000 बाल यौन अपराध दर्ज होते हैं, पर सजा की दर सिर्फ 27% है। यही कारण है कि जनता का भरोसा धीमी न्यायिक प्रक्रिया से उठता जा रहा है। कुछ कहते हैं एनकाउंटर डर पैदा करता है लेकिन सुधार नहीं लाता, पर बहुतों का कहना है अगर डर नहीं होगा तो अपराध नहीं रुकेगा। यही वो बहस है जो हर ऐसे मामले के बाद उठती है। क्या तेज न्याय का मतलब एनकाउंटर है? इस घटना के बाद राजनीति भी गर्मा गई। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि पुलिस को शूट एट साइट की छूट दी गई है। वहीं सत्ताधारी दल ने कहा, ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, दरिंदों के लिए कोई माफ़ी नहीं। सोशल मीडिया पर 2 हैशटैग्स टकरा गए, एनकाउंटर जस्टिस और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हर कोई अपनी सोच को सही साबित करने में लगा था, पर सच्चाई ये है कि एक मासूम की जान चली गई और समाज की आत्मा हिल गई। कर्नाटक सरकार ने अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। 200 नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, वुमेन सेफ्टी टास्क फोर्स बनाई जाएगी और एक स्मार्ट अलर्ट ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिससे खतरे के वक्त तुरंत पुलिस को अलर्ट भेजा जा सकेगा। इसके अलावा हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि ऐसे केस महीनों में नहीं, हफ्तों में निपट सकें। पर सवाल वही है, क्या कैमरे और ऐप्स डर को मिटा सकते हैं?
एनकाउंटर के बाद एनएचआरसी की जांच जारी है। मैजिस्टेरियल इंक्वायरी की कमान जज के एन गौड़ा के पास है। रिपोर्ट अगले 14 दिनों में आने वाली है। अगर जांच में सब कुछ वैध निकला तो ये एनकाउंटर भारत में तेज न्याय के उदाहरण के रूप में दर्ज होगा, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो पुलिस पर कार्रवाई तय है। भाई और बहनों, जब किसी बच्ची पर दरिंदगी होती है तो पूरा समाज शर्मसार होता है, और जब वही दरिंदा गोली से गिरता है तो एक पल के लिए दिल को सुकून मिलता है। लेकिन इंसाफ की असली परिभाषा क्या है? क्या वो गोली की आवाज़ है या वो प्रक्रिया जो सच्चे सबूतों पर टिकती है? मैसूर एनकाउंटर ने 2 बातें साफ कर दी। पहली कि समाज अब खामोश नहीं रहेगा, और दूसरी, अगर सिस्टम तेज नहीं हुआ तो जनता खुद रास्ता खोज लेगी। आज इस केस ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि न्याय की असली परिभाषा क्या है, अदालत की गवाही या सड़क का गुस्सा। पर सच यही है कि हर माँ अब यही दुआ मांग रही है कि उसकी बेटी सुरक्षित लौटे। यही हमारी जिम्मेदारी है, यही समाज की परीक्षा है। मैं हूं अमृत और आप देख रहे थे डेडली रिएक्शन। अगर आप भी मानते हैं कि न्याय का असली मकसद डर नहीं सुरक्षा है तो अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगला अपडेट इसी चैनल पर मिलेगा एनएचआरसी रिपोर्ट और ग्राउंड फुटेज के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चाई तक पहुंचना सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका कर्तव्य है।